गांव में सुजाता और सूरम्मा नाम के दो सास बहू रहते थे। सूरम्मा बहुत अच्छी थी। वो बेजुबान जानवरों के तरफ बहुत प्यार से रहती थी, लेकिन सुजाता बड़ी लालची थी। वो हमेशा बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहती थी। बिना पैसे लगाए वो प्रॉफिट कमाना चाहती थी। एक दिन दोनों सास बहू हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। मनुष्यों के पास जबान है, इसीलिए वो लोग ये चाहिए वो चाहिए ये पूछकर खाना खा लेते हैं, लेकिन बेचारे जानवरों का तो जबान ही नहीं होता। पता नहीं कितनी मुश्किल होती होगी ना। उनकी मुश्किलों के बारे में हम क्यों सोचे सासू माँ? हमें तो बस ये सोचना है कि हमारे पास कितना है और हमारे बाद कितना कमा कर देना होगा। अरे ऐसा क्यों बोलती है? हमेशा बस पैसों के बारे में ही क्यों सोचती है? थोड़ा प्यार के बारे में भी सोचा कर। पैसे हो तो प्यार अपने आप ही आ जाती है सासू माँ। हाँ आ जाती होगी, लेकिन पैसों के साथ साथ प्यार भी चला जाता है। इस तरह अगर सूरम्मा दो अच्छी बातें बताती तो सुजाता उनको सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आप अपने जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो जाकर मंदिरों में बताइए, कम से कम दो पैसे तो मिल जाएंगे। ऐसा बोलते हुए उठकर अपने कमरे में चली गई। वहीं बैठी सूरम्मा पता नहीं इसमें कब परिवर्तन आएगा, ऐसा सोचते हुए वो भी अंदर जाती है। तभी सुजाता वहां आकर कहती है, पैसा कमाना नहीं आता, लेकिन ऐसे प्रवचन अच्छे अच्छे देती है। जिन लोगों को पैसा कमाना नहीं आता वो ही ऐसी बकवास करते हैं। इस तरह सुजाता मन में सोचती है। सुजाता और सूरम्मा के बीच एक दिन भी पटता नहीं था। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन सुजाता अपने पड़ोस के मंजुला के पास जाकर बोलती है, अरे क्या कर रही हो दीदी? अच्छा सुजाता, तू क्या करती हूँ? क्या करूँगी? तुम्हारे भैया 2 दिन पहले एक कुत्ते को पकड़ कर लाए थे। क्या? कुत्ते को खरीद लिए? हाँ, वो देखने में बड़ी सुंदर है। फॉरेन ब्रीड है। 1 लाख रुपए देके खरीदे हैं। क्या कहा? कुत्ते के लिए 1 लाख रुपए? हाँ, ये तो बहुत कम है। लोग और भी ज्यादा पैसे देकर कुत्ते के बच्चे खरीदते हैं। वो और भी स्पेशल डॉग्स होते हैं, उसने कहा। सुजाता कुछ सोच में पड़ गई। क्या कुत्ते के बच्चों को लाखों में बेच सकते हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ तो आदमियों को ही देखने के लाले पड़े हैं और ये लोग कुत्ते पर इतना खर्च कर रहे हैं। ठीक है सुजाता, मुझे जरा काम है, तू बैठ, मैं अभी आई। नहीं नहीं भाभी, मैं बाद में आऊंगी। ऐसा बोलकर वो वहां से बाहर निकल गई। घर आते आते वो बस उन कुत्तों के बारे में ही सोच रही थी। एक कुत्ते के बच्चे को इतना पैसा देकर खरीदते हैं? ऐसा है तो कुत्तों का बिजनेस शुरू कर दूं तो कितना अच्छा होगा ना। ऊपर से ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और ढेर सारा मुनाफा भी मिल जाएगा। लेकिन वो कुत्ते तो अलग नस्ल के होते हैं, अपने गली के कुत्तों जैसे नहीं होते। उनमें कोई स्पेशलिटी होती है, एक अट्रैक्शन होनी चाहिए। लेकिन कैसे? इस तरह वो सोचने लगी। वो उस दिन रात को नींद में भी यही सोच रही थी। अगले दिन सुबह उठकर जब सुजाता बाहर निकली तो उसके घर के पड़ोस के कुछ लोग घर पर रंग लगा रहे थे। ये देखकर बोली, पता नहीं कौन सा त्योहार आ रहा है, पूरा घर नए रंगों से भर दिया है। इस तरह वो सोच रही थी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ, आइडिया। अब अगर मैं इन कुत्तों के बच्चों को तरह तरह के रंग लगाकर नया नस्ल का बोलकर बेच दूं तो? हाँ, ये आइडिया तो एकदम बढ़िया है। पागल लोग लाइन लगाकर आकर खरीद ले जाएंगे। ऐसा सोचकर वो मन ही मन खुश हो गई। इतने में, हाँ, अब इन कुत्तों के बच्चों को मैं कहाँ ढूंढूं? हाँ, हमारे गांव के बगल में एक जंगल है ना, वहां जाकर कुछ कुत्तों के बच्चों को पकड़कर मैं यहाँ ले आऊंगी और उन्हें रंग लगाकर बेच दूंगी। ऐसा मन में सोचकर और देर किए बिना वो जंगल पहुंच गई। वो पूरा जंगल कुत्तों के बच्चों के लिए छान मारती है। इस तरह वो घूमते घूमते एक पेड़ के पास पहुंची, जहां उसे बहुत सारे कुत्ते के पिल्ले दिखाई देते हैं।
उन्हें देखकर, हाँ हाँ, मेरा नसीब कितना अच्छा है। हाँ, अपनी सास से छुपाकर इन कुत्तों पर रंग लगाकर कुत्तों को बेच दूंगी। ऐसा सोचकर वो इन सभी कुत्तों के बच्चों को एक बैग में डालकर अपने घर ले आती है। घर आकर भी वो उन कुत्तों के बच्चों को अपने सासू माँ से छुपा कर रखती है। इधर कुत्ते के बच्चों की माँ जब जंगल में वापस आती है तो पेड़ के पास अपने बच्चों को नहीं देखती। तब वो पेड़ के पास आकर देखती है तो उसे अपने बच्चे नहीं दिखाई देते। ये देखकर वो रोने लगती है। हाँ, मेरे बच्चे कहाँ गए? यहीं पे तो थे। चिंटू, चिन्नू, डॉली, सोनू। इस तरह वो अपने कुत्तों के बच्चों को बुलाती है, लेकिन वो पिल्ले कहीं दिखाई नहीं देते। वो बेचारी पूरा जंगल छान मारती है, लेकिन उसके बच्चे कहीं नहीं मिलते। तब वो बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। खाने के लिए बाहर जाकर मैंने गलती कर दी। मेरे बच्चों को पैदा हुए 10 दिन भी नहीं हुए। इतनी जल्दी मुझे छोड़कर ये चले गए। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? चिन्नू, डॉली। इस तरह वो पुकारते हुए रोने लगी। इतने में उसे एक पंछी दिखाई दिया। उसे देखकर कुत्ता पूछता है, पंछी, पंछी, तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है क्या? अगर देखा है तो बताओ ना। वो यही पेड़ के पास रखे थे मैंने। अभी वो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे। कुत्ते ने कहा। तब वो पंछी बोली, हाँ, मैंने देखा था। कोई औरत तुम्हारे बच्चों को अपने बैग में डालकर चली गई है। क्या कहा? एक औरत? पता नहीं वो मेरे बच्चों का क्या हाल करेगी। इस तरह बेचारी वो कुत्ता वो रोने लगी और बेचारा पंछी उसे सांत्वना देने लगा। दुखी मत हो, हमारे जंगल के पास ही एक गांव है। वहां जाकर अपने बच्चों को ढूंढो, शायद मिल जाए। उसने कहा। कुत्ते ने हाँ कहा और उस गांव के तरफ दौड़ पड़ी। इधर सुजाता घर लेकर आए कुत्तों के बच्चों को रंग लगाने लगी और बेचने लगी। आइए आइए, रंग बिरंगे कुत्ते ले जाइए। विदेश से मैंने इन कुत्तों को मंगवाया है। ऐसे कुत्ते आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस तरह वो झूठी बातें बोलकर उन कुत्तों को बेचने लगी। जब सारे कुत्ते के बच्चे बिक गए, सुजाता बोली, ये लगता है ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। एक दिन में 4 लाख कमा लिए मैंने। इस तरह सोचते हुए वो खुश होने लगी। इधर उन कुत्तों की माँ अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते सुजाता के गांव पहुंच गई। वो हर गली में घूम रही थी, लेकिन कहीं भी उसे अपने बच्चे दिखाई नहीं दिए। इधर जितने भी लोगों ने सुजाता से कुत्ते के बच्चों को खरीदा था, वो उन बच्चों को नहाने के लिए ले जाते हैं। जैसे ही उन पर पानी पड़ता है, उन पर लगाया हुआ रंग धुल जाता है और उन कुत्तों का असली रंग बाहर निकल जाता है। ये देखकर प्रभु नाम का आदमी बोलता है, अरे गली के कुत्ते को रंग लगाकर विदेशी कुत्ता बोलकर हम लोगों को बेच दिया है इसने। अभी इसको मजा चखाता हूँ। ऐसा सोचकर वो उसके घर पहुँचता है। उसके साथ ही सुजाते के पास जितने लोगों ने कुत्ते के बच्चों को खरीदा था, वो सारे भी आ जाते हैं। अरे ये सब क्या है? विदेशी कुत्ता बोलकर गली के कुत्ते को रंग लगाकर हमें बेच दिया तूने। इस तरह वो बड़े जोर से डांटता है। जब सुजाता को पता चलता है कि लोगों को उसके धोखे का पता चल गया है, तो वो रोनी सूरत बनाकर वहां खड़ी हो जाती है। तभी अंदर से उसकी सास सूरम्मा बाहर आती है। उसे सारी बात का पता चलता है। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। इसकी अकल मारी गई थी जो इसने ऐसी गलती कर दी। मैं आपके पैसे अभी लौटा देती हूँ। ऐसा बोलकर उनके पैसे उन्हें वापस देकर उन्हें घर भेज देती है और कुत्ते के बच्चों को वापस ले लेती है। सूरम्मा सुजाता के पास आकर बोली, पैसे कमाने के लिए तुझे इतने नीच हरकत करने की क्या जरूरत थी? इतने पैसों का तू करेगी क्या? इस तरह सूरम्मा डांट रही थी कि इन कुत्तों के बच्चों को अपने माँ की आवाज सुनाई देती है। बस
वो वहां से एकाएक भागते हुए अपने माँ के पास चले जाते हैं। उन कुत्तों की माँ उन्हें प्यार से गले लगाकर उन्हें दूध देने लगती है। इस दृश्य को देखकर सुजाता को लगता है कि उसने गलती की और बहुत दुखी होती है। तब सूरम्मा बोलती है, देखा तूने, इस दुनिया में पैसों से भी ज्यादा कीमती प्यार होता है। पता नहीं तू उन कुत्तों के पिल्लों को कहीं से उठा कर ले आई, लेकिन तूने देखा कि उसकी माँ अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ तक कैसे पहुँच गई। मुझे और डांटिए सासू माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है और मैं ही अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। इसीलिए आज से इन कुत्ते और कुत्ते के बच्चों को मैं ही प्यार से पालूंगी, उसने कहा। उस दिन से सुजाता बदल जाती है और अपने पैसों के लालच को छोड़कर उन कुत्तों के बच्चों को बड़े प्यार से देखभाल करती है। एक गांव में आंडालू नाम की एक बहुत बड़ी कंजूस औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थी। बड़ी बहू का नाम था अमृता। शादी के कुछ ही दिनों से दोनों सास बहू हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। इस तरह एक दिन आंडालू रसोई घर में आती है। बहुत भूख लगी है, आज पेट भरकर खाना होगा। ऐसा सोचते हुए वो एक प्लेट में खाना परोसकर बाहर निकलती है। ये देखकर अमृता बोली, भूख लगी है बोलते हुए प्लेट में सिर्फ खाना रखने से क्या होगा, सब्जी कौन डालेगा? मैंने तुझसे बोला है क्या कि मुझे सब्जी चाहिए? मुझे कोई सब्जी की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो अपना प्लेट लेकर अपने घर के एक खिड़की के पास आकर बैठ जाती है। वो एक खिड़की के पास जाकर बोलती है, छी 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 छी, लगता है इनके घर पे आज खीरा बना है। ऐसा बोलते हुए वो दूसरी खिड़की के पास पहुंचती है। वो वहां पहुंचकर भी जोर से खुशबू सूंघती है और बोलती है, लगता है इनके घर पे करेला बना है। ऐसा बोलकर वो तीसरी खिड़की के पास जाकर बैठने लगी। ये देखकर अमृता बोली, खिड़की के पास खुशबू सूंघकर आप ये बता सकती हैं कि आपके पड़ोस वालों ने क्या खाना बनाया है? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, मेरे नाक के बारे में तुझे कुछ पता भी है? ऐसा बोलते हुए वो उस खिड़की पर भी खुशबू सूंघने लगती है और बोलती है, हाँ, लगता है आज इनके घर पर मुर्गा बना है। रविवार के दिन हाथ में चावल और पड़ोस के घर में चिकन। हाँ 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 हाँ, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। आज मैं भर पेट खाना खा पाऊंगी। इस तरह बोलकर वो वहाँ बैठकर अपने नाक को खिड़की के बाहर रखकर खुशबू सूंघते हुए एक एक निवाला खाने लगी। ये देखकर अमृता बोली, छी छी, इतना सारा जायदाद है फिर भी आपकी कंजूसी नहीं गई। पता नहीं कैसी औरत हो आप। ओए, मेरा जायदाद है और मेरा घर है और ये मेरा खाना है और मेरा नाक है। तुझे इससे क्या? हाँ, तू भी जाकर एक प्लेट में खाना परोस कर आ जा और यहाँ आकर मेरे साथ बैठ जा। दोनों मिलकर खुशबू सूंघते हैं और पूरा खाना खा लेंगे। छी, मैं आपके जैसी कंजूस नहीं हूँ। मैं जाकर स्विगी में ऑर्डर कर कर खाना खाऊंगी, आप ही जाकर वो बचा हुआ खाना भी खा लीजिए। ऐसा बोलकर वो फोन पर ऑर्डर करने लगती है। अरे अरे, क्या किए जा रही है तू? कहा ना, स्विगी में ऑर्डर करने वाली हूँ। अरे अरे, मैं इतने मुश्किल से एक एक पैसा जोड़ रही हूँ और तू है कि बैठे बैठे सारा पैसा खर्च किए जा रही है। अरे, बाप का माल समझा है क्या? ये पैसा मेरे पति का भी है और इसीलिए मेरी मर्जी भी चलेगी। अगर आपको खाना है तो बताइए, आपके लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा बोलते हुए अमृता अपने कमरे में चली जाती है और इधर आंडालू उसे गालियाँ कोसती रहती है। पता नहीं कहाँ से मेरे घर पर पहुँच गई, मेरा सारा पैसा खर्च किए जा रही है। ऐसा सोचते हुए वो अचानक पड़ोस के घर में देखती है। अरे बाप रे, लगता है चिकन खत्म होने वाला है। धीरे धीरे खुशबू भी कम होती जा रही है। ऐसा बोलकर वो तुरंत खुशबू फिर से सूंघने लगती है। इस तरह आंडालू बहुत ज्यादा कंजूस थी। दूसरी तरफ उसकी बहू अमृता बहुत ट्रेंडी थी। एक दिन आंडालू अपने घर पर बैठी हुई थी तो उनके घर एक पंडित जी आए। बहन जी, आपके छोटे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। पहले ये बताइए कि उनकी जायदाद कितनी है, फिर मैं बताऊंगी कि रिश्ता अच्छा है या बुरा। उनके पास ज्यादा जायदाद तो नहीं है, लेकिन पंडित जी बस बोल ही रहे थे कि आंडालू उन्हें रोक देती है।
अरे जब जायदाद ही नहीं है तो वो रिश्ता अच्छा कैसे हुआ? कोई अच्छा रिश्ता हो तब जाके आइएगा, अभी जाइए। ठीक है माँ जी। बिटिया ने कहा था कि कॉफी लेकर आएगी, उसी का इंतजार कर रहा था। अगर आप बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आते तो मैं आपको पेट भर खाना भी खिला देती। अभी के लिए आप जा सकते हैं, उसने कहा। ऐसा बोलते ही पंडित जी वहाँ से चले गए। इधर आंडालू के छोटे बेटे कृष्णा और आंडालू के बड़ी बहू के चाचा की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन कृष्णा अपनी भाभी के पास आकर कहता है, भाभी मैं आपकी बहन अंजलि से शादी करना चाहता हूँ, आपको ही हमारी शादी करवानी होगी। कृष्णा ने कहा। ये सुनकर अमृता दंग रह गई। क्या कहा? इतना बड़ा बम डाला है तुमने? अगर इस बारे में तुम्हारी माँ को पता चला तो हम लोग तो गए काम से। मैं वो सब नहीं जानता भाभी, मुझे अंजलि चाहिए बस, और मैं बस उसी से शादी करूँगा। कृष्णा ने बोला। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अमृता बोली, दरअसल मेरे मन में भी कई दिनों से ये बात चल रही थी कि मैं अपनी बहन को इस घर की बहू बनाऊं। ठीक है, एक काम करते हैं। ऐसा बोलकर उसने कृष्णा को वहाँ से भेज दिया। इस तरह कुछ दिनों बाद आंडालू एक मंदिर जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे भगवान, कई सालों से मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, कम से कम अब तो मेरी बात मानकर मेरे छोटे बेटे के लिए मुझ जैसी कोई अच्छी सी बहू दे दो। ऐसा बोलकर भगवान की हुंडी में 50 पैसे डालकर जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि नारियल फोड़ने की जगह पर एक लड़की उन सारे टूटे हुए नारियलों को एक झोले में डाल रही थी। ये देखकर आंडालू दंग रह गई और बोली, अरे ये लड़की क्या किए जा रही है? रास्ते में गिरे हुए सारे नारियल के टुकड़ों को वो क्यों उठा रही है? इस तरह मन में सोचकर वो उस लड़की के पास पहुंची। क्यों बेटी, इस तरह रास्ते में पड़े हुए नारियल के टुकड़ों को तुम क्यों उठा रही हो? ये बड़ा टॉप सीक्रेट है, किसी से मत बताना। इतना बड़ा सीक्रेट है तो पता तो करना ही होगा। कोई बात नहीं, बताओ बताओ। मैं कोई भी बात यूं ही नहीं बता देती, बिना किसी फायदे के मैं मुंह भी नहीं खोलती। आप यहाँ नहीं हो इसलिए आपको बता देती हूँ। मुझे पहले 10 रुपए का नोट दीजिए। क्या? अरे बाप रे, 10 रुपए? इतनी सी बात के लिए मैं तुझे 10 रुपए क्यों दूं? हाँ अच्छा चल कोई बात नहीं, ये रहे 10 रुपए, अब बता। उन 10 रुपए को लेकर वो लड़की बोली, अरे कुछ नहीं, ये मेरा साइड बिजनेस है। इन सारे नारियल के टुकड़ों को मैं किसी दुकान में बेच दूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। ये सुनकर आंडालू बोलती है, अरे इतने सालों से मेरे दिमाग में ये आइडिया तो कभी नहीं आया। बहुत अच्छा है। अच्छा तो बताओ तुम और क्या क्या करती हो? ये बात सुनते ही उस लड़की ने और 10 रुपए निकालने के लिए इशारा किया। आंडालू ने अपना मन बांधकर वो 10 रुपए भी दे दिए। ऐसा वैसा कुछ नहीं है माँ जी, अगर मुझे मुनाफा दिखे तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। इस तरह वो अपने बारे में बताने लगी। आंडालू को उस लड़की को देखकर बहुत अच्छा लगा। उस लड़की में वो अपने आप को देख रही थी। अगर मैं इसे अपनी छोटी बहू बना लूं तो कितना अच्छा होगा ना, ये बिल्कुल मेरी जैसी है। इस तरह मन में सोचकर आंडालू ने पूछा, अरे बेटा तेरी शादी हो गई है क्या? अरे नहीं आंटी, मैं ऐसे लड़के को ढूंढ रही हूँ जो उल्टा मुझे दहेज देकर शादी करे। ये बात सुनकर आंडालू बोलती है कि वो उसे जरूर कुछ न कुछ पैसे देके अपने बेटे से शादी करने के लिए मना लेती है। उसके बाद आंडालू उस लड़की को कृष्णा और घर के बाकी लोगों से भी मिलाती है। ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है, मेरे बाद इस घर का सारा काम धाम यही संभालेगी। इस तरह बोलकर आंडालू कृष्णा और अंजलि की शादी करा देती है। शादी होने के 1 हफ्ते बाद, बेटी चल मंदिर जाकर नारियल के टुकड़े लेकर आते हैं। नारियल के टुकड़े? नारियल के टुकड़े किस लिए सासू माँ? उनका हम क्या करेंगे? उसने पूछा। ये सुनकर आंडालू दंग रह गई। इतने में अमृता वहाँ पहुँचकर बोलती है, अरे माँ जी, ये आपके कंजूसी की उत्तराधिकारी नहीं है, ये बहन है मेरी। इसका नाम अंजलि है और ये मुझसे भी ज्यादा खर्चीली है। हमने आपको सबक सिखाने के लिए ही ये सारा नाटक किया था और इसीलिए मैंने इसे इस घर का बहू भी बना दिया। इस तरह उसने सारी बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुनकर आंडालू हक्की बक्की रह गई। वो वहीं खड़े खड़े नीचे बैठ गई। हाय राम,
अभी तक तो सिर्फ एक ही थी मेरा घर उजाड़ने के लिए, अब तो मेरे घर दो दो बहुएं तैयार हो गई। हाँ। ऐसा बोलते हुए वो अपने हाथ पर सर रखकर रोने लगती है।